हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत चालन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला टॉपिक। आज की वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे। फिर भी हम लोग अगर रिवीजन की बात करें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा कि जो द्रव होता है, द्रव का जो प्रवाह होता है हमेशा उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च तप्त वस्तु से निम्न तप्त वस्तु की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ से एक और चीज़ हमने देखा कि जो द्रव के प्रवाह की दर थी उसको हमने द्रव धारा कहा, जबकि ऊष्मा प्रवाह की दर को हमने क्या कहा, ऊष्मीय धारा कहा था। ठीक उसी प्रकार ये जो आवेश प्रवाह होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हम अगर देखें, यदि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित होने में स्मॉल टी समय लगता हो तो चालक में प्रवाहित धारा विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, क्यू बटा टी। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। यानी अगर किसी परिच्छेद क्षेत्रफल, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, एक कोई चालक है और इसका ये परिच्छेद क्षेत्रफल है ए, इससे स्मॉल टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो जो वैद्युत धारा होगी आई बराबर क्या होगा, क्यू बटा टी होगा। अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि टी बराबर 1 सेकेंड ले लें, यानी समय को एकांक कर लें, तो एकांक समय अगर हो जाएगा तो उस स्थिति में समीकरण 1 से देखें तो आई बराबर क्यू बटा टी, मतलब टी की जगह पे 1, तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। अब अगर यहाँ से अगर हम क्या करें, वैद्युत धारा को परिभाषित करना चाहें तो कहेंगे एकांक समय में परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी एकांक समय में अगर एकांक समय में जितना आवेश इस परिच्छेद क्षेत्रफल से क्या होगा, बाहर आएगा या प्रवाहित होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा के बराबर होती है और उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। अब यहाँ से अगर 1 एम्पियर को अगर हम क्या करें, परिभाषित करना चाहें तो 1 एम्पियर के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अभी समीकरण 1 से देखें आई बराबर क्यू बटा टी था। अगर टी बराबर 1 सेकेंड ले लें और क्यू बराबर 1 कूलाम ले लें तो समीकरण 1 से यदि क्यू बराबर 1 कूलाम तथा स्मॉल टी बराबर 1 सेकेंड हो तो आई बराबर 1 बटा 1 मतलब क्यू बटा टी से बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आई का मान कितना हो गया, 1 कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। तो ये इसका मात्रक हो गया। यानी वैद्युत धारा का मात्रक भी अगर पूछे हम तो बता सकते हैं कि कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा होती है। दिशा होने के बाद भी ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करता। अब हमने देखा कि वैद्युत धारा दिशा रहते हुए भी कैसी है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि और एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है, यानी मूल भौतिक राशि भी है। अगर इसमें दिशा है तो इसकी दिशा किधर होती है, तो इसकी दिशा हम जानते हैं कि इसकी दिशा धन आवेश की दिशा में, यानी अगर इसकी दिशा की बात करें तो धन आवेश की दिशा में तथा ऋण आवेश की विपरीत दिशा में क्या होती है, वैद्युत धारा की दिशा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो धन आवेश होते हैं, धन आवेश हमेशा हायर कंसंट्रेशन से यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होते हैं, और जो ऋण आवेश होते हैं, ऋण आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होते हैं। इसलिए इनकी जो दिशा, वैद्युत धारा की जो दिशा होगी वो कैसा होगी, धन आवेश की दिशा में, जबकि ऋण आवेश की विपरीत दिशा में। यहाँ पे हमने दिखाया है, ये मान लीजिए प्लस आवेश है, प्लस आवेश का मूवमेंट इधर आएगा तो धारा भी क्या होगी, इन्हीं की दिशा में होगी। जबकि यहाँ पे देखिए अगर ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैद्युत धारा क्या होगी, इनके विपरीत जाएगी। यानी ऋण आवेश के विपरीत दिशा में और धन आवेश की दिशा में क्या होती है, वैद्युत धारा की दिशा होती है। अभी हमने देखा कि जो 1 एम्पियर धारा थी, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करने के लिए हमने ये माना था कि जो परिच्छेद क्षेत्रफल था, परिच्छेद क्षेत्रफल से एकांक समय में 1 सेकेंड में जो प्रवाहित होने वाला जो आवेश था उसकी मात्रा 1 कूलाम थी, और तब जाके 1 एम्पियर धारा प्राप्त हुई थी। अब हम ये भी जानते हैं कि जो 1 कूलाम आवेश होता है, 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 1 एम्पियर की बात करें, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलाम प्रति सेकेंड, या यही हो जाएगा 6.25 गुणे 10 पे पावर 18
इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अब अगर हम यहाँ से 1 एम्पियर को अगर इलेक्ट्रॉनों के रूप में परिभाषित करना चाहे तो कहेंगे 1 एम्पियर वह धारा होती है जिसमें किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से 1 सेकंड में यानी 1 सेकंड में 14.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अब अगर हम देखें कि जो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर है वो 2 तरीके से होती है। एक ऐसा होता है जिसमें आवेश प्रवाह की दर समय के साथ परिवर्तित होती है, जबकि दूसरा होता है समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब आवेश प्रवाह की दर 2 तरीके से हो सकती है तो वैद्युत धारा भी कितने तरह की होगी? 2 तरीके की होगी। एक वह धारा जो क्या होगी जिसमें आवेश प्रवाह की दर समय के साथ निश्चित होगा यानी परिवर्तित नहीं होगा, और उसको हम अस्थायी धारा कहेंगे। जबकि दूसरा ये होगा कि वो धारा जो समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्टेडी करंट के बारे में, अस्थायी धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी क्या है? तो अभी हमने ये पढ़ा कि धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, लेकिन ये जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व, यह एक सदिश राशि होती है। अब अगर इसकी परिभाषा देखें तो ये कहते हैं एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। हमने ये माना कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से गिर रही हो तो जे बराबर क्या हो जाएगा? आई बटा ए, और यही जे क्या होता है? धारा घनत्व होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो धारा और जो ये क्षेत्रफल का जो अनुपात है, निष्पत्ति है, इसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। हमने जे बराबर आई बटा ए तब लिया जब ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के साथ अभिलंबवत था। अगर ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये धारा के साथ अभिलंबवत न होके बल्कि क्या करे? थीटा कोण बनाए, यानी ये ऐसे झुका हुआ हो, टिल्ट हुआ हो, ऐसे थीटा कोण बना रहा हो, उस स्थिति में ये जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व जे बराबर आई बटा ए एन, यानी जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसका हम लोग अभिलंबवत घटक लेते हैं। जब अभिलंबवत घटक लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बटा ए कॉस थीटा, यानी जे बराबर आई ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? धारा घनत्व के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा? जे का मात्रक बराबर आई का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, यानी अगर मात्रक की बात करें तो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर इसके बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र के लिए फार्मूला हो जाएगा, ये आई के लिए क्या लिख देंगे? कैपिटल ए, और ये ए है तो ए के लिए क्या लिख देंगे? ए एल स्क्वायर, तब ये हो जाएगा ए एल पे पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा? धारा घनत्व का बीमी सूत्र। यानी मात्रक क्या हो गया धारा घनत्व का? तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि अगर बीमी सूत्र की बात करें तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा ए एल पे पावर -2। अगर हम धारा घनत्व तथा धारा में मुख्य अंतर की बात करें तो हम इतना सा कह सकते हैं कि जो धारा होता है, धारा पूरे चालक का अभिलाक्षणिक गुण होता है, जबकि जो धारा घनत्व होता है, धारा चालक में किसी एक पार्टिकुलर यानी किसी एक बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है धातुओं में वैद्युत चालन, कंडक्शन इन मेटल। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रॉन मॉडल में। फिलहाल अगर हम वहाँ पे भी हम लोगों ने ये जाना था कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं, और उनमें जो चालन का काम होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बना, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक होते हैं, नाभिक के बाहर निश्चित दीर्घ कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। अब ये गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और नाभिक पे धन आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक आकर्षण का बल लगता है। और अगर नाभिक की बात करें, नाभिक के नियंत्रण की बात करें तो नाभिक के आसपास जो कक्षाएं होती हैं उस पे नाभिक का अधिक कंट्रोल होता है, यानी उन पे जो बल लगता है अधिक लगता है। और जो नाभिक से दूर जो कक्षाएं होती हैं उन पे नाभिक का कम नियंत्रण होने की वजह से यानी उन पे जो बल लगता है वो कम होता है, और इसके कारण उनको थोड़ा सा ही ऊर्जा देके हम क्या कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं।
अगर हम बात करें कि किसी तत्व में किसी मेटल में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुत अधिक है, तो वो उतना ही अच्छा क्या होगा, सुचालक होगा। मतलब अगर चांदी की बात करें तो सबसे अच्छा चालक लिया जाता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। और उसके बाद कापर आता है, एल्युमिनियम, कापर आता है, सोना आता है, एल्युमिनियम, बाकी सारे आते हैं। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है वो या कम होती है, उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी, विद्युत डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, या फिर बैड कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि मोम, कागज, लकड़ी, ये सब। अब अगर हम बात करें कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसी तरह से गति करते हैं जिस प्रकार से एक बर्तन ले लें और बर्तन में हम क्या करें, कुछ गैस के अणुओं को रख लें, और जब गैस के अणुओं को रखते हैं अगर हम उसमें देखें तो क्या होगा, ऐसे गति करते हैं कि उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है, कभी इधर टकराते हैं, कभी लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब हर दिशा में क्या होते हैं, अनियमित गति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, कमरे के ताप पे लगभग ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से, अब ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड कमरे के तापमान पे ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गैस के अणुओं के भांति गति करते हैं, यानी उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। इसकी वजह से जो इनका औसत जो वेग होता है, मान लिया कि हमने क्या कर दिया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने n इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी n मुक्त इलेक्ट्रॉन ले लिए, और जो उनकी गति है वो क्या है, u1 है, u2 है, और ऐसे क्या है, n के लिए un है। तो इनका जो औसत होगा वो u1 ऐसे निकाला जाएगा बटे n कर देंगे, और ये कितना होता है, 0 के बराबर होता है, यानी जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और इसी के कारण बिना विभवांतर लगाए ये जो चालक होते हैं, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम लोगों ने देखा कि जो कमरे के ताप पे, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग या तापीय वेग था लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड के कोटि का था। और इतना होने के बाद भी उनमें जो चालक होते हैं, चालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर स्थापित करते हैं, तो विभवांतर स्थापित होने के कारण वहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वहाँ पे वैद्युत बल के प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। और जब विपरीत दिशा में गति करते हैं तो जो चालक होता है, चालक में स्थित जो आयन होते हैं, आयन से टकरा के थोड़ी देर के लिए इनका वेग शून्य होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के वजह से फिर से ये क्या हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं, और फिर से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेग परिवर्तित होता रहता है, और ये जो वेग होता है उसको अनुगमन तथा जो उत्तोरक जो टकरे होती हैं, उस टकरों के बीच का जो औसत वेग होता है उसको हम अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगते हैं, और चालक के स्थिर परमाणुओं से टकराते हुए वेग परिवर्तन करते हुए गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अनुगमन तथा जो दो उत्तोरक टकरें होती हैं, उन टकरों के बीच का जो औसत वेग होता है उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसको Vd से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो मान होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। अब अनुगमन वेग की बात करें तो अनुगमन वेग की विशेषता ये होती है कि अनुगमन वेग के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही जो चालक होते हैं, चालक में धारा का प्रवाह होता है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह होता है, तथा जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, ये सब किसके कारण होती है, तो इन सब के पीछे एक ही फैक्टर प्रभावी होता है, और वो कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जो चालक होते हैं, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सब के लिए उत्तरदायी होती है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। जो अभी हमने देखा कि जब हम क्या कर रहे थे, जब किसी चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे थे, जाके टकरा रहे थे। तो जो दो क्रमागत टकरें हो रही थी, उन टकरों के बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चालक के या धातु के परमाणु से हुई दो क्रमागत टकरों के बीच लगे औसत समय को क्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटि का होता है। अगला जो हमारा है वो है मध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ।
अगर इसको हम परिभाषित करें तो हमने देखा कि अभी जब क्या हो रहे थे, दो क्रमागत टकरें हो रही थी, तो दो क्रमागत टकरों के बीच यानी जो इलेक्ट्रॉन थे जब टकरा रहे थे तो दो क्रमागत टकरों के बीच का जो डिस्टेंस था यानी जो दूरी थी उसी को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिखेंगे दो क्रमागत टकरों के बीच की औसत दूरी को मध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है और जो इसका मान होता है लगभग 10⁻⁹ मीटर का होता है। और अगर हम क्रांतिकाल और मध्य मुक्त पथ में अगर संबंध देखें तो मध्य मुक्त पथ बराबर होता है क्रांतिकाल गुणे औसत वेग। ये तो रहा हमारा क्रांतिकाल और मीन फ्री पाथ। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।